हेलो बच्चों, मेरा नाम विकास रस्तोगी है और आज हम मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का पार्ट 2 लेकर आए हैं। इस पार्ट 2 को देखने से पहले आप पार्ट 1 देखना ना भूलें, ठीक है। अब हम एक बार कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, उसने कहा व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो एक काम करते हैं, पहले इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए फर्स्ट रो के अलॉन्ग खोल देता हूँ। तो ये कितना आएगा, x इंटू इसको छुपाया 2 माइनस 1 आ गया, माइनस 0 इंटू कुछ भी करेंगे बेकार हो जाएगा इसलिए नहीं कर रहा, और फिर प्लस 2 इंटू इसको छुपाया बच्चों, तो 2x माइनस 2 आ गया, ठीक है। प्लस इसको भी सॉल्व करते हैं, सेम इसके अलॉन्ग खोल देते हैं। देखिए 3x इंटू इसको छुपाया 2 माइनस 1 आ गया, माइनस 0 इंटू फिर ख़राब हो गया, कोई ज़रूरत नहीं है माइनस 0 इंटू समथिंग करने की, प्लस 2 इंटू इसको छुपाया तो एक्स स्क्वायर माइनस 0, तो ये एक्स स्क्वायर आ गया इक्वल्स टू बच्चों 0 दिया हुआ है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा x प्लस 4x माइनस 4 प्लस 3x प्लस 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अगर हम इस इक्वेशन को लिखते हैं तो ये कितना आ गया, 2x स्क्वायर 4 और 3 7 और एक 8x आ गया मेरे बच्चों, और माइनस 4 इक्वल्स टू 0। एक काम करें, 2 से डिवाइड कर दें तो x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 हो गया। ये मेरी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब बच्चों इस पे मैं श्रीधराचार्य या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकता हूँ। कितना आएगा, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 16 माइनस 4a 1 और c माइनस 2 है अपॉन 2a। ये मेरे x की वैल्यू आ गई। तो देखिए कितना हुआ, माइनस 4 प्लस माइनस 16 और 8 24 अपॉन 2 आ गया। ये बात क्लियर हुई। तो बच्चों इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x की वैल्यू को माइनस 4 प्लस माइनस, इससे मैं 6 चौक 24 तो 2 रूट 6 लिख सकता हूँ अपॉन 2। भाई 4 रूट से बाहर आते आते 2 रह गया और 6 चौक 24। अब 2 से डिवाइड कर दूँ तो ये कितना है, माइनस 2 प्लस माइनस रूट 6 आ गया, ठीक है। माइनस 2 प्लस माइनस रूट 6, इसका मतलब डी मेरी करेक्ट चॉइस हो गई। क्या लाना था बात समझ में आई आप लोगों को? तो डी मेरी करेक्ट चॉइस हो गई, ठीक है बच्चों। अब एक सवाल और देखते हैं। उसने कहा है x प्लस ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है, तो मुझे इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है। तो एक काम करूं, यहाँ पे मुझे एक चीज़ दिख रही है, अगर मैं C1 में चेंजेस करूं और C1 प्लस C2 प्लस C3 करूं, तो ध्यान से देखिए, अगर C1 में चेंजेस करूं और C1 प्लस C2 प्लस C3 करूं, तो इससे C1 चेंज होके क्या आ जाएगा, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, और ऐसे ही ये वाला क्या आ जाएगा, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, और इसमें भी x प्लस ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, और बाकी आगे भी टर्म आएंगे, और ये वाले आएंगे बी सी एक्स प्लस बी सी बी एक्स प्लस सी, और मुझे मालूम है इसकी वैल्यू 0 है, तो पूरी कॉलम ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0 हो गए। और हमें पता है डिटर्मिनेंट की अगर पूरी रो या कॉलम 0 हो जाती है तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। इसका मतलब ए इज़ द करेक्ट चॉइस। बच्चों मेरा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों एक और देखते हैं। उसने कहा ए दिया है एक 2x2 का मैट्रिक्स, तो ए की क्यूब माइनस 2a स्क्वायर निकालना है। चलिए करते हैं। ए दिया है तो सबसे पहले बच्चों मैं ए स्क्वायर निकालता हूँ। ए स्क्वायर का मतलब क्या होगा, ए इंटू ए देखिए ए कितना है, 1 माइनस 1 माइनस 1 1, उसी की ए से इंटू करनी है, 1 माइनस 1 माइनस 1 1। तो देखिए कितना आया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 प्लस 1 2 आया, इसकी इससे माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 आया, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 आया, और 1 और 1
2 आ गया। तो ए स्क्वायर बच्चों मेरा ये आ गया, ठीक है। अब मुझे ए की क्यूब निकालनी है, तो ए की क्यूब कैसे निकाल लूँ? ए की क्यूब आ जाएगी बच्चों, ए स्क्वायर की ए से इंटू कर दूँ, और ए स्क्वायर मेरा कितना आ चुका है 2 - 2 -2 2, और इसकी मैं किससे कर दूँ 1 - 1 -1 1 से कर दूँ। तो देखिए ये कितना आ जाएगा देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 + 2 4 -2 - 2 -4 -2 -2 -4 और 2 और 2 4, ये मेरा ए की क्यूब आ जाएगा। अब मुझे निकालना क्या है ए की क्यूब देखिए ए की क्यूब ये आ गया बच्चों, और 2a स्क्वायर, तो पहले 2a स्क्वायर निकाल लेता हूँ। 2a स्क्वायर मतलब हर टर्म में 2 से इंटू करूँगा, तो ये हो जाएगा 4 -4 -4 और 4 आ जाएगा। और अब a की क्यूब में से अगर मैं 2a स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो देखिए दिस माइनस दिस 0 -4 -4 0 0 और 0, तो ये एक नल मैट्रिक्स आ जाएगा। इसका मतलब मेरी चॉइस ए करेक्ट आंसर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद बच्चों एक सवाल और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, ये कितने ऑर्डर का है? इसमें 3 तो रो हैं और 2 कॉलम है, और इसमें 2 बाई 2 का है, 2 ही रो 2 कॉलम है। अब देखिए ए भी निकाल सकता हूँ या नहीं? ए भी निकालने की कंडीशन क्या है, पहले वाले का कॉलम बाद वाली की रो के बराबर है, तो हाँ इसका मतलब ए भी एग्जिस्ट करता है। अच्छा अगर मैं बी ए निकालूं, तो बी ए का ऑर्डर है 2 बाई 2 और ए का ऑर्डर है 3 बाई 2, तो बी ए एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब ए भी तो एग्जिस्ट करता है बट बी ए एग्जिस्ट नहीं करता। ए भी तो एग्जिस्ट करता है लेकिन बी ए एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब मेरी चॉइस सी करेक्ट आंसर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद बच्चों एक सवाल और आया, उसने कहा फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी होल्ड। देखिए हमें पहली प्रॉपर्टी पता है, इनवर्स का इनवर्स ए इटसेल्फ होता है, बिल्कुल सही है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स 1 डिटर्मिनेंट ए आता है, ये भी प्रॉपर्टी बच्चों ठीक है। और अगर हम लैम्डा एक स्केलर क्वांटिटी की से मल्टीप्लाई करके उसका इनवर्स निकालें, या ए इनवर्स को निकाल के उसकी लैम्डा से मल्टीप्लाई करें, तो भी सेम आता है। इसका मतलब मेरी फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों चॉइस सही हैं। इसका मतलब मेरे बच्चों डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद उसने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज द एक्सपेंशन हैज कंटेन। अच्छा किस इसका एक फैक्टर निकालना है, तो जरा ध्यान से देखिए आप, मैं C1 - C3 कर दूं, तो देखिए C1 - C3 करूंगा तो यहां से x - 3 मिलेगा। अगर दिस माइनस दिस करूंगा तो x स्क्वायर -9 मिलेगा, जो x - 3 x + 3 के बराबर हो जाएगा। और इधर से x की क्यूब -27 मिलेगा, जो कि a की क्यूब - b की क्यूब में x - 3, यहाँ से भी एक फैक्टर आ जाएगा। इसका मतलब इस पूरी कॉलम से अगर मैं C1 टेंडिंग टू C1 - C3 कर रहा हूँ, तो जो फर्स्ट कॉलम है उन तीनों से x - 3 मेरा फैक्टर आ जाएगा। भाई ये भी a की क्यूब - b की क्यूब का फॉर्मूला होता है, a - b a स्क्वायर + b स्क्वायर + ab, तो यहाँ से भी बच्चों x - 3 आ जाएगा, यहाँ से भी इस पूरी कॉलम से x - 3 कॉमन आ जाएगा। इसका मतलब उसका एक फैक्टर x - 3 ज़रूर होगा। ये बात क्लियर है। अब देखो एक और करते हैं। उसने कहा है व्हाट इज द एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। चलिए सबसे पहले तो एक चीज समझते हैं, cos - थीटा बच्चों cos थीटा होता है, और sin - थीटा -sin थीटा होता है, तो ये प्लस हो जाएगा। और sin - थीटा -sin थीटा, तो ये प्लस हो जाएगा। और cos - थीटा cos थीटा है। अब मुझे इसका एडजॉइंट निकालना है बच्चों। एडजॉइंट में 2 बाई 2 में एक तरीका होता है जो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं 2 बाई 2 का एडजॉइंट। कैसे? जो डायगोनल एलिमेंट है इन्हें इंटरचेंज कर दो, इसको इधर लिख दो और इसको इधर लिख दो। कोइंसिडेंटली ये सेम है, इसलिए इसको तो यहाँ लिख रहा हूँ और इसको यहाँ लिख रहा हूँ। और ये वाले जो एलिमेंट है जो भी हैं उनका नेगेटिव लगा दीजिए, तो इससे मेरा डायरेक्टली एडजॉइंट आ जाता है। देखिए इसमें कोई सी चॉइस है, cos थीटा -sin थीटा -sin थीटा cos थीटा। इसका मतलब
डायरेक्टली ए चॉइस मेरी करेक्ट आंसर आ गई। तो 2/2 का एडजॉइंट हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो उसने कहा है एक और ए और बी दो इन्वर्टेबल स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। तो बच्चों मेरे पास फॉर्मूला होता है ए बी का जो इन्वर्स होता है, बच्चों इन्वर्स उल्टा खुलता है, वो बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स होता है। तो इसका मतलब ए चॉइस मेरी करेक्ट आंसर हो गई, ठीक है। अब उसने कहा है इफ ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है तो इसका एक सोल्यूशन 0 है, तो x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। देखिए अब मैं फिर वही काम करूं, मैं एक काम करता हूं, सी R1 टेंडिंग टू इस बार R1 प्लस R2 प्लस R3 कर देता हूं, और चेंजेस मैं R1 में डाल देता हूं। तो देखिए ये कितना है, a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, और ये कितना है, ये भी a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, और ये भी बच्चों a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स आ गया। मैंने क्या करा, मैंने चेंजेस लाए R1 में, और मैंने R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दिया, ठीक है। तो ये एज इट इज रहेंगे c b माइनस एक्स a और b a और c माइनस एक्स बराबर 0 है। अब मैं यहां से क्या कॉमन ले सकता हूं, a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स कॉमन ले सकता हूं बच्चों। तो देखिए ये क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स कॉमन आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 1 1 1 सी बी माइनस एक्स a b a c माइनस एक्स बराबर 0 आ जाएगा। और मुझे ये दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 दी हुई है। देखिए ज़रा ध्यान से, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 दी है, तो मैं अगर यहाँ पे 0 रख देता हूँ तो ये माइनस एक्स बचेगा, और क्या आ जाएगा 1 क्या आ जाएगा बच्चों 1 1 1 सी बी माइनस एक्स a b a c माइनस एक्स आ जाएगा। तो इसका एक फैक्टर x बराबर 0 भी आ गया ना भाई, या तो ये 0 या 0, तो कम से कम एक फैक्टर x बराबर 0 भी होगा। तो वही मुझे निकालना था, उसने कहा था तो वन ऑफ द सोल्यूशन x बराबर 0 इसका एक सोल्यूशन होगा ही होगा। इसका मतलब बच्चों डी मेरी करेक्ट चॉइस हो गई, x बराबर 0 इसका एक सोल्यूशन होगा ही होगा, ठीक है। अब देखो उसने कहा है इसका इन्वर्स नहीं आना चाहिए। तो देखिए इन्वर्स नहीं आने का मतलब डिटर्मिनेंट a की वैल्यू 0 हो जानी चाहिए। तो इसका बच्चों मैं डिटर्मिनेंट लिख लूँ 2 4 माइनस 8x, इसकी वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए। और अगर इन्वर्स नहीं लाना है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए। जब डिटर्मिनेंट 0 होता है तभी उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 2x प्लस 32 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू -16। तो अगर x -16 होगा तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा बच्चों। बात समझ में आई? अब एक और सवाल का है द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन इज कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। ठीक है, देखिए कंसिस्टेंट निकालना हो या इनकंसिस्टेंट निकालना हो, सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो इनके कोफिशिएंट से एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे, x के कोफिशिएंट, फिर y का कोफिशिएंट और फिर z का कोफिशिएंट, ऐसे ही 3 -2 2 5 -3 -1। हम इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए खोलते हैं इसको। 2 माइनस ऑफ -6 + 6 -1, इसको छुपाया इसको छुपाया, -3 -10 और -3, इसको छुपाया इसको छुपाया, -9 + 10, ये आ गया। तो ये कितना है 8 दूनी 16 + 13 -3, तो ये आ गया 26, जो कि 0 नहीं है। इसका मतलब
इसका जो सोल्यूशन है, इसका डिटरमिनेंट 0 नहीं है, तो इसका मतलब इसका सोल्यूशन कंसिस्टेंट होगा और ये मेरे को यूनिक सोल्यूशन देगा। तो देखिए उसने कहा ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ये कंसिस्टेंट होगी और मेरा जो सोल्यूशन आएगा वो यूनिक आएगा। क्यों? इसका जो कोफिशिएंट से हमने जो डिटरमिनेंट बनाया उसकी वैल्यू 0 नहीं आई, तो हमें पता लग गया कि सिस्टम कंसिस्टेंट होगा और यूनिक सोल्यूशन देगा। ठीक है। एक और करते हैं। इफ यू वी डब्ल्यू ऑल पॉजिटिव आर पीएथ क्यूएथ एंड आर ए टर्म ऑफ ए जीपी। देखिए अगर मैं जीपी का फर्स्ट टर्म ए और कॉमन रेशियो आर मानूं तो उसने कहा पीएथ टर्म कितना है यू, क्यूएथ टर्म वी है और आर ए टर्म डब्ल्यू है। तो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है। ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम वैल्यू रख देते हैं log u की जगह पे a इंटू आर की पावर p माइनस 1 रख दें और ये p और ये 1 एक डिटरमिनेंट आ गया। अगला ln a r की पावर q माइनस 1 q और 1 आ गया और अगला ln a r की पावर r माइनस 1 और r1 आ गया। ठीक है। अब इसको बच्चों हम सॉल्व करना चाहते हैं। तो देखिए लॉग की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लॉग एक तो मल्टीप्लाई को प्लस में तोड़ देता है और पावर भी आगे आ जाती है। तो मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ, इसे लिख सकता हूँ ln a प्लस p माइनस 1 ln r लिख सकता हूँ ऐसे, इसको ln a प्लस q माइनस 1 भी आगे आ गई ln r लिख सकता हूँ और ऐसे ln a प्लस r माइनस 1 ln r लिख सकता हूँ और बाकी एलिमेंट बच्चों p1 q1 और r1 थे ही। बात समझ में आई? अब देखिए मैं क्या कर सकता हूँ, डिटर्मिनेंट को अलग अलग प्रॉपर्टीज से अलग अलग लिख सकता हूँ। कैसे? ln a p1 ln a q1 और ln a r1, एक तो ये प्लस p माइनस 1 ln r q माइनस 1 ln r और r माइनस 1 ln r ये लिख सकता हूँ और ये p1 q1 और r1 पहले से चल ही रहा है। मैंने इस तरीके से डिटरमिनेंट दो डिटरमिनेंट में तोड़ दिया। log a कॉमन ले सकता हूँ, ln a कॉमन ले सकता हूँ बच्चों। तो देखिए ये कितना आ गया 1 1 1 p q r और 1 1 1 आ गया। ऐसे इधर से log ln r कॉमन ले लूँ तो ये आ गया p माइनस 1 q माइनस 1 r माइनस 1 p1 q1 r1। देखिए अब दो कॉलम सेम हो गई तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाएगी। इसी तरीके से ये p माइनस 1 q माइनस 1 r माइनस 1 है। अब मैं दिस माइनस दिस कर दूं तो ये भी p माइनस 1 q माइनस 1 r माइनस 1 हो जाएगी 1 1 1। ये फिर दो कॉलम सेम आ गई तो इस डिटरमिनेंट की भी वैल्यू 0 हो जाएगी और 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर 0 है। क्या सवाल था? तो कह रहा था इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू बताइए। तो बच्चों इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। ठीक है। अब उसने कहा कंसीडर द फॉलोइंग इन रेस्पेक्ट ऑफ द मैट्रिसेस ए बी सी। देखिए पहली प्रॉपर्टी a प्लस बी प्लस सी का ट्रांसपोज, a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज प्लस c का ट्रांसपोज, हाँ ये ट्रू है, होता है। उसके बाद सेकंड a b का ट्रांसपोज, a का ट्रांसपोज b का ट्रांसपोज नहीं होता बच्चों, उल्टा खुलता है। a b का जो ट्रांसपोज है वो b का ट्रांसपोज a का ट्रांसपोज होता है। इज इट क्लियर? तो ये ट्रू नहीं है। और तीसरा फिर ट्रू है, उल्टा खुलता है। जी हाँ उल्टा खुलता है, सी का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज खुलता है। इसका मतलब फर्स्ट और 3 ठीक है। इसका मतलब क्या है? सी इज द करेक्ट चॉइस हो गई। ठीक है बच्चों। उसके बाद उसने कहा है लेट मैट्रिक्स बी बी द एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए। ओके एंड आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है।
और k जो है वो उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू है, ठीक है। देन मुझे a भी निकालना है, तो देखिए क्या बोल रहा है वो, a भी निकालना है बच्चों। तो a b, और b को वो बोल रहा है इसका एडजॉइंट है, और मुझे पता है बच्चों a इंटू एडजॉइंट a डिटर्मिनेंट a इंटू आई होता है, और डिटर्मिनेंट a की वैल्यू वो k बोल रहा है, तो ये ki हो जाएगी ना। इसका मतलब मेरा b करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। बात समझ में आई है आप लोगों को? चलिए बच्चों एक सवाल और देखते हैं। उसने कहा व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है मुझे। तो देखिए डिटर्मिनेंट क्या हुआ, x y y प्लस z z x z प्लस x और y z x प्लस y, ये मेरी डिटर्मिनेंट है। अब देखिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं r1 प्लस r2 प्लस r3 कर दूँ और चेंजेस ला दूँ r1 में। तो देखिए क्या हो जाएगा, r1 में चेंजेस लाए तो ये आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ट्वाइस x प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा, और नीचे बचेगा z x z प्लस x y z और x प्लस y, ये बच गया। अब मैं x y z कॉमन भी ले सकता हूँ, तो देखिए क्या बचेगा, x प्लस वाई प्लस जेड, फर्स्ट रो से मैंने कॉमन ले लिया, तो यह है 1 z y 1 x z और 2 z प्लस x और x प्लस y आ गया। अब देखिए एक काम करता हूँ मैं, C3 इक्वल्स टू C3 माइनस C1 प्लस C2 कर दूँ। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे ये फ़ायदा होगा कि ये तो मेरा x प्लस वाई प्लस जेड है, और C1 C2 एज इट इज़ रख लेता हूँ मैं, और इन दोनों को जोड़ के इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो ये 0 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ा इसमें से सब्ट्रैक्ट करा तो ये 0 आ जाएगा, और इन दोनों को जोड़ा तो x प्लस वाई में से y प्लस जेड सब्ट्रैक्ट करा तो ये मेरा x माइनस जेड आ गया। बात समझ में आई आपको? देखिए बात समझ में आई आपको? तो अब मेरे पास, मैं डायरेक्टली इसके रेस्पेक्ट में खोल दूं। देखिए मैं C3 के रेस्पेक्ट में खोल दूं तो ये कितना आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड आ चुका है, प्लस माइनस प्लस तो कितना आएगा, x माइनस जेड, और फिर इसको छुपाया x माइनस जेड, और आ गया कुल मिला के ये मेरा आ गया x प्लस वाई प्लस जेड और x माइनस जेड का होल स्क्वायर। तो ये मेरे को लाना क्या था, मेरे को लाना था, देखिए x माइनस जेड का स्क्वायर या z माइनस एक्स का स्क्वायर एक ही बात होती है। इसका मतलब D मेरी करेक्ट चॉइस हो जाएगी। ठीक है बच्चों। उसके बाद उसने बोला है कंसीडर द फॉलोइंग इन रेस्पेक्ट ऑफ मैट्रिसेस A एंड B आर ऑफ द सेम ऑर्डर। ठीक है, देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी और a माइनस बी सिर्फ एक ही कंडीशन में ट्रू होता है, जब ए बी बराबर बी ए हो, और यहाँ पे ये कंडीशन दे नहीं रखी ना, इसका मतलब ये हमेशा ट्रू नहीं होगा, फर्स्ट पार्ट हमेशा ट्रू नहीं होगा। ठीक है, अब उसने सेकंड पार्ट क्या बोला है देखते हैं, a माइनस आई इंटू आई प्लस ए की मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए करते हैं, तो a इंटू आई ए हो जाएगा, माइनस आई इंटू आई आई ही रहता है, प्लस ए स्क्वायर और माइनस ए, ये आ गया, ए से कट गया, और उसने कहा ये बराबर दे रखा है 0, तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू आई आ गया जो कि ट्रू है। इसका मतलब सेकंड पार्ट ट्रू है। इसका मतलब फर्स्ट पार्ट ट्रू नहीं है, सेकंड पार्ट हमेशा ट्रू है, तो बी मेरी करेक्ट चॉइस हो गई। ठीक है, अब एक और देखते हैं। उसने कहा व्हाट इज द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। देखिए इसका इन्वर्स निकालना है, तो एक तो तरीका बच्चों ये है कि मैं पूरा प्रोसेस निकालूं इन्वर्स का, एडजॉइंट ए निकालूं, उसको डिटर्मिनेंट से डिवाइड करूं। ठीक है, लेकिन एक चॉइस और है मेरे पास, क्या सर, अगर आपने कहा इसका इन्वर्स ये सब हैं, तो
इन्वर्स में क्या होता है बच्चों, जैसे एक मैट्रिक्स ये है और अगर B उसका इन्वर्स है तो A इंटू बी आई होता है, तो A को B का और B को A का इन्वर्स कहते हैं। तो मैं क्यों ना चॉइसेस में इसकी मल्टीप्लाई इनसे करके देखूं, क्योंकि मैट्रिक्स में जो मल्टीप्लिकेशन है वो फिर भी आसान होती है पूरा प्रोसेस निकालने के कंपैरिजन में। इन्वर्स का पूरा प्रोसेस निकालना थोड़ा बड़ा पड़ता है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैंने इसकी देखी, सपोज करो B से देखी मल्टीप्लाई, तो मैंने देखा इसकी मैंने इससे मल्टीप्लाई करी, तो यहाँ पर cos थीटा होने की वजह से आई नहीं आएगा, तो एक तो बी चॉइस करेक्ट आंसर नहीं हो सकती। सिमिलरली cos थीटा आएगा, इसको इससे करूँगा तो सी भी नहीं हो सकती, क्योंकि मुझे मालूम है इन दोनों का इनटू करने पर, इसका इससे प्रोडक्ट करने पर आई आना चाहिए। आई आने का मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आना चाहिए, जो कि नहीं है। तो अब मेरे ए या डी में से मेरी चॉइस आने वाली है। तो अब देखिए, मैं पहले ए लिख लेता हूँ। क्या है ए? है मेरा cos थीटा sin थीटा 0 माइनस साइन थीटा cos थीटा 0 0 0 1 है। इसकी मैं इससे मल्टीप्लाई करके देखता हूँ। किससे? cos थीटा माइनस साइन थीटा 0 साइन थीटा cos थीटा 0 और 0 0 1 से मल्टीप्लाई करके देखता हूँ। देखिए क्या आया। इसकी इससे करी तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 0 1 आ गया। इसकी इससे करी तो माइनस साइन थीटा cos थीटा प्लस साइन थीटा cos थीटा 0 आ गया। इसकी इससे करी 0 आ गया। इसकी इससे करी तो 0 आ गया। इसकी इससे करी तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस के cos स्क्वायर थीटा प्लस 0 1 आ गया। इसकी इससे करी तो 0 आ गया। इसकी इससे करी 0, इसकी इससे करी 0 और इसकी इससे करी 1 आ गया, जो कि आई आ गया। इसका मतलब इसकी इसी से इनटू करने पे आई आ गया है, तो ये एक दूसरे के इन्वर्स हो गए। तो मेरे को इस तरीके से पता लग गया कि जो एक मैट्रिक्स ए दिया है उसका इन्वर्स डायरेक्टली ए चॉइस आ गई ना मेरी, क्योंकि मैंने मल्टीप्लाई करके देख लिया। तो अब एडजॉइंट वाला प्रोसेस पूरा और डिटर्मिनेंट ए पूरा निकालने से बेहतर है मैंने मल्टीप्लाई कर करके देखूं, जिनसे दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई अगर आई आ जाता है तो वो एक दूसरे के इन्वर्स हो जाते हैं। तो मैंने उस तरीके से देख लिया कि मेरी चॉइस ए मेरा करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब एक और देखते हैं। उसने कहा ए एक 2/3 का मैट्रिक्स है। ठीक है, ए का ऑर्डर कितना है बच्चों? 2/3 का। और ए बी का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 2/5 का। आपने ए बी का जो आंसर आया है वो 2/5 का है। तो जो ए बी का आंसर आता है, आंसर की रो तो आती है ए से और आंसर का कॉलम आता है बी से। तो जो बी का ऑर्डर है उसमें 100% कॉलम 5 होंगे, तभी तो आंसर 2/5 का है। और मल्टीप्लाई भी पॉसिबल है, और मल्टीप्लाई तब पॉसिबल है जब ए का कॉलम बी की रो के बराबर होगा, तभी मल्टीप्लाई पॉसिबल और ऑर्डर 2/5 का आ जाएगा। इसका मतलब जो बी का ऑर्डर है वो बच्चों 3/5 का होना चाहिए, इसलिए ए मेरी करेक्ट चॉइस हो जाएगी। ठीक है, अब एक और देखते हैं। उसने कहा ए दिया हुआ है, ए कितना है? 1 2 2 3। उसने कहा ए स्क्वायर करिए। चलिए इसी से करता हूँ। 1 2 2 3 माइनस के इंटू ए करिए। ए कितना है? 1 2 2 3 और माइनस आई 1 0 0 1। इसकी वैल्यू 0 है, तो मुझे के की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। इसकी इससे करी तो 1 + 4 5 आया। इसकी इससे करी 2 + 6 8 आ गया। फिर इसकी इससे करी तो 2 + 6 8 आ गया बच्चों। 2 + 6 8 आ गया। और इसकी इससे 4 + 9 13 आ गया, माइनस के 2k 3k माइनस 1 0 0 1 बराबर 0 आ गया। तो अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो ये कितना आएगा? 5 - k
-1 बराबर 0, तो k की वैल्यू 4 आ गई। अगर मैं सेकेंड एलिमेंट से भी कंपेयर करूँ 1 2 से भी, तो 8 - 2k -0 बराबर 0, तो k 4 आ गई। इसी तरीके से मैं बाकियों से भी देख सकता हूँ। कुल मिला के k की वैल्यू मेरी 4 आ गई, तो a मेरा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए एक और देखते हैं। द मैट्रिक्स A हैज x रो एंड x प्लस 5 कॉलम्स। ठीक है, A में कितनी रो है? x तो रो है और मेरे x प्लस 5 कॉलम है, मतलब ये मेरी रो है x और x प्लस 5 मेरे कॉलम्स हैं। और B में मेरी y रोज हैं और 11 माइनस y कॉलम्स हैं। तो अगर ए बी एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब ए का जो कॉलम है वो बी की रो के बराबर होना चाहिए, और बी ए भी एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब बी का कॉलम ए की रो के बराबर भी होना चाहिए। तो बच्चों मुझे कंपेयर करके दो इक्वेशंस मिल गई। अब मैं इनको सॉल्व कर लूँ तो ये देखिए कितना है, x माइनस वाई इक्वल्स टू -5, और ये कितना है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 11, ऐड करा 2x इक्वल्स टू 6, तो x इक्वल्स टू 3 आ गया। x की वैल्यू मैंने 3 इधर डाली, तो 3 माइनस 5 इक्वल्स टू 3 माइनस वाई इक्वल्स टू -5, तो 3 माइनस वाई मैंने कितना बोला, -5, तो y इक्वल्स टू कितना आ गया, 8 आ गया। इसका मतलब x की वैल्यू तो 3 और y की वैल्यू 8 आ गई। तो मेरी चॉइस है, क्या पूछा था उसने, x पहले दिया है और y बाद में, तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 8 आ गई। ये मेरा करेक्ट आंसर हो गया, चॉइस सी मेरी करेक्ट आंसर हो गई। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।